स्वागत है। आज हम भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों यानी एमएसएमईज के लिए एक बेहद अहम प्रक्रिया की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन। हमारे पास जो जानकारी है वो एक गाइड से ली गई है, जो इस पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को काफ़ी विस्तार से समझाता है। आज की हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। ये पहले वाले मतलब वो जो उद्योग आधार सिस्टम था उससे कैसे अलग है, और सबसे ज़रूरी भारत के छोटे व्यवसायों को इससे असल में क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में छोटे व्यवसायों के रजिस्ट्रेशन का तरीका पूरी तरह बदल चुका है? पहले जिसे उद्योग आधार कहते थे वो अब बन गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। और ये सिर्फ नाम का फेरबदल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर किसी छोटे व्यवसाय को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है या कोई वित्तीय मदद चाहिए, तो अब ये रजिस्ट्रेशन लगभग अनिवार्य सा हो गया है। चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो अगर बिल्कुल संक्षेप में कहें, उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है? जी, ये एमएसएमई के लिए मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार से आधिकारिक मान्यता पाने का नया और एकमात्र तरीका है। अच्छा, नया और एकमात्र। हाँ जी, इसे 1 जुलाई 2020 को लागू किया गया था और इसने जो पुरानी उद्योग आधार या यूएएम प्रणाली थी ना, हाँ हाँ, उद्योग आधार मेमोरेंडम। बिल्कुल, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। आपका व्यवसाय चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोई भी हो, अगर वो एमएसएमई की परिभाषा में आता है तो उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि ये बदलाव क्यों लाया गया। क्या पुरानी प्रणाली में कोई कमी थी? हाँ, ये सवाल तो है। बिल्कुल। तो इसका मुख्य उद्देश्य था पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी। इसे ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटेड बनाना। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण, एमएसएमई इकोसिस्टम को पैन और जीएसटी जैसे स्थायी पहचानकर्ताओं से जोड़ना। ओके, पैन और जीएसटी लिंकेज। हाँ, तो ये महज एक नाम का बदलाव नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का एक तरह से कह सकते हैं नवीनीकरण है, जिससे व्यवसायों की पहचान, उनका वर्गीकरण वो ज़्यादा सटीक हो, ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो। सरकार अब बेहतर तरीके से जान सकती है कि कौन सा व्यवसाय किस श्रेणी में आता है, उसकी असल स्थिति क्या है। तो इसका मतलब पहले जो उद्योग आधार सिस्टम था, उसमें ये पारदर्शिता या ऑटोमेशन वाली बात या पैन जीएसटी लिंकेज ये सब नहीं था या कम था? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। देखिए, उद्योग आधार प्रक्रिया भी ऑनलाइन थी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें स्वघोषणा मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन पर ज्यादा जोर था। अच्छा। और वेरिफिकेशन के लिंकेज उतने मजबूत नहीं थे जितने अब हैं। नए उद्यम सिस्टम में क्या है कि पैन और जीएसटी डेटाबेस से सीधे जानकारी का मिलान होता है, तो जानकारी की सत्यता बढ़ जाती है। ओके। और पूरी प्रक्रिया ज्यादा सुव्यवस्थित मतलब स्ट्रीमलाइंड हो गई है। ये एक तरह से वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जैसा है एमएसएमईज के लिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से उद्योग आधार था। तो सबसे जरूरी बात जो सबको याद रखनी है, उद्योग आधार अब मान्य नहीं है, वो अब इतिहास बन चुका है। बिल्कुल। जिन व्यवसायों के पास पहले से उद्योग आधार मेमोरेंडम यानी यूएएम था, उन्हें अगर एमएसएमई से जुड़े लाभ जैसे सरकारी योजनाएं या सब्सिडी वगैरह जारी रखने हैं, हाँ, तो उन्हें उद्यम पोर्टल पर फिर से रजिस्टर करना ही होगा। ये जानना वाकई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सोच सकते कि पुराना है तो चलता रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अनिवार्य है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सरकार इस कदम से ये पक्का कर रही है कि उसका एमएसएमई डेटाबेस बिल्कुल ताज़ा हो, रिलायबल हो और देश की मुख्य वित्तीय प्रणालियों जैसे पैन और जीएसटी उनसे जुड़ा हो। हाँ। इससे होता क्या है? इससे सरकारी लाभों का वितरण ज्यादा कुशल बनता है। ज्यादा लक्षित मतलब टारगेटेड हो जाता है। हाँ, टारगेटेड। सब्सिडी और सहायता सही हाथों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। और ये केवल मौजूदा व्यवसायों के लिए ही नहीं है, ये नए उद्यमों के लिए भी एक समान अवसर सुनिश्चित करता है ताकि वो शुरू से ही सही और एकीकृत प्रणाली का हिस्सा बन सकें, कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद ज्यादातर छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, फायदे। आखिर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने से मिलता क्या है? फायदे तो कई गिनाए जाते हैं, जैसे कि वो सीजीटीएमएससी वाली योजना है। हाँ, क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। हाँ, उसके तहत बिना कुछ गिरवी रखे मतलब कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये सिर्फ कागजी फायदे नहीं है। सोचिए एक छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। उसे शायद नई मशीन खरीदनी है उत्पादन बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। हाँ, अक्सर यही होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन होने पर सीजीटीएमएससी जैसी योजनाओं के तहत लोन मिल पाना उनके लिए सचमुच बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला कदम।
मतलब एक गेम चेंजर हो सकता है। ये छोटे व्यवसायों की एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल करता है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है ना? जैसे पेटेंट फाइलिंग में छूट। जी हाँ, अगर आप कोई नया आविष्कार करते हैं तो पेटेंट फाइल करने की फीस में छूट मिल सकती है। और ISO सर्टिफिकेशन। हाँ, अगर आप अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता के लिए ISO सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो उसकी लागत पर भी सब्सिडी मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में बिजली के बिलों पर भी रियायतें दी जाती हैं। अच्छा। और सरकारी खरीद का भी जिक्र था। हाँ, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। सरकारी टेंडर भरते समय MSMEs को कुछ विशेष छूट और वरीयता दी जाती है। तो मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने का ज्यादा मौका मिलता है। ये उनके बाजार का विस्तार करने में मदद करता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की बात थी, वो पेमेंट में देरी वाली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत अगर किसी खरीदार ने आपसे माल या सेवा ली है और वो 45 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करता है। 45 दिन? हाँ, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर ब्याज भी वसूला जा सकता है। ये छोटे व्यवसायों के लिए, जिनका कैश फ्लो अक्सर टाइट रहता है, एक बड़ी राहत है। सही बात है। पेमेंट में देरी तो छोटे व्यवसायों की कमर तोड़ सकती है। बिल्कुल, ये सुरक्षा उनके लिए एक तरह से जीवन रेखा है। तो जैसा हम देख रहे हैं, ये लाभ सिर्फ पैसों की सीधी मदद तक ही सीमित नहीं है। ये सब मिलकर MSMEs के फलने फूलने के लिए एक ज्यादा अनुकूल माहौल, मतलब एक इनेबलिंग इकोसिस्टम बनाते हैं। हाँ। ये असल में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देते हैं, और साथ ही ये अनौपचारिक व्यवसायों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने में भी मदद करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में स्थिरता और मजबूती मिलती है। और जब सरकार के पास सटीक डेटा होता है तो वो नीतियां भी बेहतर बना पाती है। ठीक है, तो फायदे तो काफी हैं। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य है। क्या हर छोटा बड़ा व्यवसाय इसके लिए आवेदन कर सकता है? पात्रता कैसे तय होती है? योग्यता देखिए, मुख्य रूप से 2 पैमानों पर निर्भर करती है। पहला, आपके व्यवसाय ने प्लांट और मशीनरी या उपकरणों में कितना निवेश किया है। इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट। और दूसरा, आपके व्यवसाय का वार्षिक कारोबार, मतलब टर्नओवर कितना है। ओके, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। हाँ, और एक चीज ध्यान देने वाली है कि प्लांट और मशीनरी में निवेश की गणना करते समय जमीन और बिल्डिंग की लागत को शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ मशीनरी और इक्विपमेंट। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। तो इन्हीं 2 पैमानों के आधार पर MSMEs को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जी हाँ, 3 श्रेणियां हैं। पहली है सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो उद्यम। इसमें कौन आते हैं? इसमें वो व्यवसाय आते हैं जिनका प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो, और साथ ही जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो। और शब्द पर ध्यान देना है, मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1 करोड़ तक निवेश और 5 करोड़ तक टर्नओवर। बिल्कुल, दोनों शर्तें। दूसरी श्रेणी है लघु उद्यम, स्मॉल उद्यम। इसके लिए क्या सीमा है? लघु के लिए निवेश की सीमा है 10 करोड़ तक, और साथ में वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक। 10 करोड़ निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर तक। ठीक है जी, यहाँ भी निवेश और टर्नओवर दोनों की सीमा के अंदर रहना जरूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी है मध्यम उद्यम। मध्यम के लिए निवेश की सीमा है 50 करोड़ तक और टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ तक है। 50 करोड़ निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर तक। जी, तो अगर आपका व्यवसाय इन तीनों में से किसी भी श्रेणी की दोनों शर्तों को पूरा करता है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं। ये वर्गीकरण जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप सही श्रेणी में आवेदन करें और उसी के अनुसार मिलने वाले लाभों का फायदा उठा सकें। बिल्कुल, और जैसा कि इन्वेस्ट इंडिया जैसे स्रोत भी बताते हैं, ये सटीक वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके उद्यम को वे सभी वित्तीय और प्रचार संबंधी योजनाएं मिले जिनका वो हकदार है। इसमें सिर्फ लोन या सब्सिडी ही नहीं, बल्कि बाजार तक आसान पहुंच, मतलब मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन और कर्मचारियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा। एक और महत्वपूर्ण बात जो हाल ही में हुई है वो ये कि अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण और सर्विस यानी सेवा सेक्टर के व्यवसाय ही नहीं, बल्कि खुदरा रिटेल और थोक होलसेल व्यापारी भी उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं। अरे वाह, रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स भी? जी हाँ, उन्हें भी अब MSME के कुछ सीमित लाभ मिल सकते हैं, खासकर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले। इससे उद्यम रजिस्ट्रेशन का दायरा काफी बढ़ गया है और ज्यादा व्यापारियों को इसके तहत लाया गया है। ये तो वाकई अच्छी खबर है, खासकर व्यापारियों के लिए। चलिए अब आते हैं प्रक्रिया पर। मान लीजिए कोई नया उद्यमी है
या किसी का पुराना उद्योग आधार है और वो अब उद्यम रजिस्टर करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? क्या ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत भागदौड़ है? नहीं, अच्छी खबर ये है कि प्रक्रिया काफ़ी सरल रखी गई है और ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। पूरी तरह ऑनलाइन? मतलब किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, बस कुछ चीज़ें तैयार रखनी होंगी और आप घर बैठे या अपने ऑफिस से ही ये कर सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले आपको आधिकारिक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना होगा। एड्रेस है udyamregistration.gov.in। udyamregistration.government.in। ये ध्यान रखना जरूरी है कि .government.in वाली ही साइट हो। हाँ, बिल्कुल। मिलती जुलती नकली वेबसाइटों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, पोर्टल पे गए, फिर? पोर्टल पर आपको सबसे ऊपर ही विकल्प दिखेगा, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME, या कुछ इसी तरह का। अच्छा। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं या पुराने UAM वाले हैं, तो आपको यहीं से शुरुआत करनी है। ओके। इस पर क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद? इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा और उद्यमी का नाम जैसा आधार कार्ड पर लिखा है बिल्कुल वैसा ही डालना होगा। ठीक है। फिर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो आधार जरूरी है? हाँ, आधार अनिवार्य है। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको स्क्रीन पर दर्ज करके अपना आधार सत्यापित करना होगा। ये किसके आधार से होगा? मालिक के? हाँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म के मामले में प्रोप्राइटर का आधार, पार्टनरशिप फर्म में मैनेजिंग पार्टनर का और कंपनी या LLP के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार इस्तेमाल होता है। ठीक है, आधार वेरीफाई हो गया, फिर? आधार सत्यापन के बाद आपको संगठन का प्रकार चुनना होगा, मतलब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी आदि, और फिर अपना पैन नंबर दर्ज करके उसे वैलिडेट करना होगा। पैन भी अनिवार्य है? हाँ, पैन भी अनिवार्य है। सिस्टम आपकी कंपनी या फॉर्म का नाम पैन डेटाबेस से अपने आप उठा लेगा। ये पैन लिंकेज बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद? इसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स भरने होंगे, जैसे आपका GSTIN अगर लागू होता है तो। अच्छा, GSTIN भी चाहिए? हाँ, अगर लागू होता है तो। फिर व्यवसाय शुरू करने की तारीख, बैंक खाते का विवरण, व्यवसाय की मुख्य गतिविधि। मतलब क्या काम करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग? बिल्कुल। कर्मचारियों की संख्या, पुरुष महिला अलग अलग, और आपके व्यवसाय का NIC कोड। NIC कोड, ये क्या होता है? NIC कोड मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। ये आपकी व्यावसायिक गतिविधि को दर्शाता है। पोर्टल पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपनी गतिविधि के अनुसार सही कोड चुनने का विकल्प मिलेगा। ये चुनना मुश्किल तो नहीं होता? थोड़ा ध्यान से चुनना पड़ता है। पोर्टल पर ही गतिविधियों की सूची दी गई होती है, जिसे आप ब्राउज करके या सर्च करके अपनी गतिविधि से मिलता जुलता कोड ढूंढ सकते हैं। अच्छा। अगर एक से ज्यादा गतिविधियां हैं तो आप मुख्य गतिविधि के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी जोड़ सकते हैं। गलत कोड चुनने से बाद में दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसे समझने में थोड़ा समय देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी भर दी। निवेश और टर्नओवर की जानकारी भी देनी होगी? हाँ, आपके प्लांट और मशीनरी में निवेश और पिछले साल के टर्नओवर की जानकारी भी शामिल होगी। ये जानकारी आमतौर पर आपके पैंक्स रिटर्न से ऑटोफेच हो सकती है या आपको भरनी पड़ सकती है। ओके, फिर सबमिट कर देना है। सब कुछ भरने के बाद पूरा फॉर्म एक बार ध्यान से जांच लेना चाहिए। सब कुछ सही होने पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। और फिर? इसके बाद आपको एक और OTP मिलेगा। उसे दर्ज करते ही आपका आवेदन जमा हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएगा। सर्टिफिकेट कब मिलता है? और सबसे अच्छी बात, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट आमतौर पर कुछ ही घंटों में या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों में जेनरेट होकर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पते पर भेज दिया जाता है। अरे वाह! और ये सब मुफ्त है? कोई फीस नहीं लगती? बिल्कुल मुफ्त। सरकार इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेती है। अगर कोई आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो वो गलत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, प्रक्रिया की सरलता इसी में है कि आपको कोई भी भौतिक दस्तावेज मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। सिस्टम जरूरत के हिसाब से जानकारी पैन, GST और इनकम टैक्स डेटाबेस से खुद ही सत्यापित कर लेता है। यही इस नए सिस्टम की खूबी है, पेपरलेस, फेसलेस और काफी हद तक ऑटोमेटेड। हालांकि जैसा हमने पहले बात की, कुछ जानकारी आपको तैयार रखनी होगी, जैसे आधार और पैन नंबर, व्यवसाय का पैन और GSTIN अगर लागू हो, बैंक खाते का विवरण, पता, गतिविधि का प्रकार, कर्मचारियों की संख्या, निवेश और टर्नओवर के आंकड़े और NIC कोड। लेकिन अगर किसी को दिक्कत आए, कोई मदद चाहिए हो तो? हाँ, अगर किसी को आवेदन करने में सहायता की आवश्यकता हो तो सरकारी सहायता केंद्र हैं,
जैसे DIC जिला उद्योग केंद्र